हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ओके, इससे पहले हम काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं, वन शॉट वीडियोस बना चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री को लेने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ओके, ताकि हम अगला वीडियो बनाएं तब उन डाउट को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। तो 4 नंबर का इसका वेटेज है, ओके। उसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है 2 नंबर का और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे यहाँ से। चलिए, इतना आपको समझ में आया। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 4 नंबर के हो गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, तो कैसे पढ़ पाएंगे। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं किन किन टॉपिक पे हमें नज़र घुमानी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन, उसके बाद पढ़ेंगे कैटलिस्ट एंड इंजाइम्स और लास्ट में हम पढ़ेंगे कोलाइडल्स। ठीक है, ये अपने हो गए टॉपिक्स। अब इन टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, तो करते हैं उनके ऊपर बात। सबसे पहले बात करते हैं एड्जॉर्प्शन की। तो यहाँ पर कुछ जनरल टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे फ्रेंडली आइसोथर्म्स। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन के ऊपर। फिर बात करेंगे फिजिकल केमिकल एड्जॉर्प्शन के ऊपर। ये डिफरेंस है वैसे, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। बात करते हैं कैटलिस्ट की एंड एंजाइम्स की। इनको हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये लगभग रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, कैटलिस्ट तो अपना रिड्यूस हो चुका है 2022 के एग्जाम के लिए, लेकिन एंजाइम्स हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कोलॉइडल्स की। तो कोलॉइडल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहले हम पढ़ेंगे बेसिक डिफरेंस, ओके। उसके बाद लियोफिलिक एंड लियोफोबिक, फिर माइक्रो मैक्रो एंड मिशेल्स पढ़ेंगे। प्रिपरेशन मेथड्स, प्यूरिफिकेशन मेथड्स, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कोगुलेशंस, हार्डी-शुल्जे रूल, गोल्ड नंबर एंड इमल्शन। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि इतने सारा हमको पढ़ना पड़ेगा, तो इतना नहीं है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आप खुद समझो ना, 2 नंबर का चैप्टर है, तो 2 नंबर के चैप्टर के हिसाब से छोटी छोटी डेफिनेशन से वो हमें पढ़ना रहेगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की, कि इस चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री क्यों है। ओके, तो सरफेस केमिस्ट्री नाम दे दिया गया है, तो अब हमें यह बताना है कि सरफेस केमिस्ट्री से हम क्या समझते हैं। सरफेस केमिस्ट्री इज रिफर्ड टू एज द स्टडी ऑफ द फिनोमिना ऑकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाला है फिनोमिना। किसका फिनोमिना? भैया सब्सटेंस के ऊपर जो सरफेसेस होती है, सब्सटेंस की जो सरफेस होती है, उस पर जो भी फिनोमिना होता है वो किसके अंदर आता है? वो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, सरफेस से रिलेटेड यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपको मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर। अभी थोड़ी डेफिनेशन पूरी कर लेते हैं। दिस इज वेरी एप्लीकेबल इन इंडस्ट्रियल्स एंड डे टू डे लाइफ्स। ओके, इन अदर वर्ड्स सरफेस केमिस्ट्री डील्स विथ ऑल टाइप्स ऑफ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, तो सरफेस फिनोमिना यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देखते हो। अगर आपने कार के ऊपर देखा हो, कार के ऊपर धूल जम जाती है, मतलब कार की सरफेस के ऊपर धूल जम जाती है, तो ये भी एक तरह से क्या है? सरफेस केमिस्ट्री ही है। ओके, इसके अलावा जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं उनकी कॉपी के ऊपर धूल जम जाती है, तो सरफेस जो कॉपी है उसकी सरफेस के ऊपर धूल जम चुकी है, तो ये भी क्या है? ये भी एक तरह से सरफेस केमिस्ट्री ही है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हमारा टर्म्स एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या होता है? अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं एब्जॉर्प्शन, अब हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन की, कि भैया ये एड्जॉर्प्शन क्या आ गया नया टर्म्स। ओके, तो चलिए बात करते हैं एड्जॉर्प्शन के ऊपर। चलिए, तो हम बात कर रहे थे एड्जॉर्प्शन के ऊपर। एड्जॉर्प्शन इज द अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑनटू द सरफेस ऑफ सॉलिड। देखिए, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन हम सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के अंदर जैसे पानी है, पानी एक सब्सटेंस के अंदर पूरी तरह से चला जाता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कपड़ा है अपना, कपड़ा क्या करता है? पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, लेकिन एड्जॉर्प्शन में क्या होता है? एड्जॉर्प्शन में आप जो देखते हो आप, एड्जॉर्प्शन में क्या होता है? एड्जॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस फिनोमिना होता है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया अभी धूल का, गाड़ी के ऊपर धूल जम जाती है, क्या धूल गाड़ी के अंदर तक चली जाती है कि नहीं जाती है? भैया सिर्फ सरफेस के ऊपर रहती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं बोलते। ऐसा थोड़ी करा कि गाड़ी ने पूरी धूल एब्जॉर्ब कर ली, नहीं भैया, एब्जॉर्ब नहीं करी है, उसने एड्जॉर्ब करी है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन इज द अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किसके हो सकते हैं? अरे धूल के मॉलिक्यूल्स। ओके, डस्ट जिसको बोलते हैं अपन, तो डस्ट के मॉलिक्यूल्स किसने अट्रैक्ट कर लिए? उस कार ने
अट्रैक्ट कर लिए। ओके, तो ये हो गया आपका एड्जॉर्प्शन। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब अभी मैंने आपको बताया एक कार है और ये धूल के पार्टिकल्स हैं। ओके, तो इनका भी हम नाम देने वाले हैं। देखिए, कार यहाँ पर क्या कहलाएगी? कार यहाँ पर कहलाएगी आपका एड्जॉर्बेंट। ओके, कार हमारा कहलाएगी एड्जॉर्बेंट। ये एक टर्म यूज करते हैं हम जिस भी सरफेस के ऊपर जो सरफेस प्रोवाइड करता है। किसको सरफेस प्रोवाइड करता है? जैसे अभी हमने देखा धूल मिट्टी को, धूल मिट्टी के लिए कोई धूल मिट्टी जो है उसको भी सरफेस चाहिए चिपकने के लिए। तो चिपकने के लिए सरफेस उसे कौन देगा? उसको गाड़ी देगी। ठीक है, जो कार की हम बात कर रहे थे। तो कार यहाँ पर क्या कहलाएगी? हमारी एड्जॉर्बेंट कहलाएगी। ओके, और जो धूल मिट्टी है, जो हमारी धूल मिट्टी है, वो क्या कहलाएगी? हमारा एड्जॉर्बेंट कहलाएगी। ओके, तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें एग्जाम में तो डेफिनेशन लिख के आनी है। यहां देखिए, फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। पहले हम बात करते हैं एड्जॉर्बेट के ऊपर। ठीक है, मैं याद करने का आपको तरीका बता देता हूँ। एड्जॉर्बेट, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? एड्जॉर्बेन आ रहा है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बेन। बेन क्या होता है? एक तरह से आपने कभी खिलाड़ी का नाम सुना हो। एक खिलाड़ी अपना क्रिकेट में बेन स्टोक्स। ओके, बेन स्टोक एक खिलाड़ी का नाम है। वैसे भी आप समझते हो, बेन 10 आपने देखा होगा। ठीक है, बेन एक तरह से कोई आदमी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि आदमी के ऊपर धूल जम सकती है, मानते हो ये बात आप लोग भी? तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं कि कार एड्जॉर्बेट है या एड्जॉर्बेंट है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वो एड्जॉर्बेंट है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एड्जॉर्बेट क्या होता है? दिस इज द मॉलिक्यूल्स और स्पीशी विच गेट डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ एड्जॉर्बेट। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देख लो आप, डस्ट एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। ओके, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद बात करते हैं एड्जॉर्बेंट की। दिस प्रोवाइड द सरफेस फॉर द एड्जॉर्प्शन। ये क्या करता है भैया? ये सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सरफेस प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? एड्जॉर्प्शन को, एड्जॉर्बेट को प्रोवाइड करता है सरफेस। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि वहां पर एड्जॉर्प्शन हो सके। एग्जाम्पल, चौक हो गया, सिलिका जेल हो गया। अब आप सोचोगे सर चौक कैसे हो सकता है? देखिए, चौक क्या होता है? चौक के ऊपर सफेद सफेद व्हाइट पार्टिकल्स लगे होते हैं। ओके, तो एक तरह से वो सरफेस ही तो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? चौक। चौक के ऊपर धूल मिट्टी जम सकती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उस पर क्या होता है? चौक एक तरह से क्या होता है? चौक के ऊपर सफेद पार्टिकल्स जमे हुए होते हैं, यही तो होता है अपना चौक। ओके, तो ये होता है। बाकी इसको और अच्छे से देखेंगे, टेंशन मत लो। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी कुछ डेफिनेशंस हैं। यहां पे हमें पढ़ना है डिसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन। ठीक है, तो मुझे पता है आप लोगों को ये तो पता ही होगा एब्जॉर्प्शन। ओके, तो लेकिन फिर भी हम बात करेंगे डिसॉर्प्शन क्या होता है भैया। डिसॉर्प्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्बेट सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज एब्जॉर्ब्ड। समझिएगा फिर से, डिसॉर्प्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज एड्जॉर्ब्ड। मतलब कि जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ये। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा था एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन को जस्ट उल्टा कर दो, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स चिपक चुके हैं उनको आप फिर से बाहर निकाल दो, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन आया समझ में? एड्जॉर्प्शन का उल्टा डिसॉर्प्शन, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो भैया एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन पहली बात तो ये, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एड्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन से बिल्कुल अलग होता है। इन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें जो सब्सटेंस होता है, द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी तरह से जो सब्सटेंस होता है पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, अंदर तक चला जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड। अब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं सॉर्प्शन की। सॉर्प्शन क्या होता है? when absorption and adsorption both simultaneously take place। जब एब्जॉर्प्शन भी होता हो और एड्जॉर्प्शन भी हो, तब उस समय हम क्या बोलेंगे कि ये सॉर्प्शन हो रहा है। कहने का मतलब ये है, जब हम पता नहीं लगा सकते कि ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि एड्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उस समय हम कौन सी टर्म यूज करेंगे? उस समय हम टर्म यूज करेंगे सॉर्प्शन। ओके, क्या बोलेंगे हम इसको? व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन बोथ साइमल्टेनियसली टेक प्लेस, तब उस समय हम टर्म को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सॉर्प्शन। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली टर्म है हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। इसमें हम देखने वाले हैं डिफरेंस। लाइन खींच देते हैं यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित। चलिए, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होते हैं भैया? ये
देखिए एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं लेकिन आपको 2 पॉइंट याद करने हैं। अब ये 2 पॉइंट क्यों याद करने हैं, आप भी समझदार हो क्योंकि 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे चारों, फिर आपके ऊपर रहेगा आप कितने याद कर सकते हो। ओके, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट होते हैं, आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतने ही काफ़ी है अभी के लिए। तो चलिए, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल एड्जॉर्प्शन का। इट अराइज बिकॉज ऑफ वीक वंडरवाल फोर्स। केमिकल एड्जॉर्प्शन, इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। देखिए पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ क्या होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, क्या होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। अभी हमने बात करी गाड़ी के ऊपर धूल जम जाती है, तो ये है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ओके, जिसको हम देख सकते हैं, जिस एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पर बॉन्डिंग वगैरह होती है, इसको हम वैसे देख नहीं सकते। ओके, इसको हम प्रैक्टिकली देख नहीं सकते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। केमिकल एड्जॉर्प्शन को हम पूरी तरह से देख नहीं सकते। केमिकल एड्जॉर्प्शन अंदर ही अंदर होता रहता है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड का ब्रेकेज होता है। इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन कब होता है, इट अराइज बिकॉज ऑफ वीक वंडरवाल फोर्स। अब ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, वैसे आपको पता है ये बात, अरे गाड़ी के ऊपर अगर धूल जम जाती है तो ऐसा है क्या कि कभी आप धूल को साफ नहीं कर सकते, कर सकते हो आप धूल को साफ। ओके, घर से एक कागज जो भी आपका मटेरियल है, जैसे आप कुछ भी साफ करने के लिए यूज़ करते हो, जैसे कोई कपड़ा हो गया, ओके, कागज हो गया, किसी से भी आप साफ कर सकते हो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ओके, तो इसमें क्या होती है, वीक वंडरवाल फोर्स होती है। धूल मिट्टी के बीच में एक बहुत पतली, ठीक है, वीक वंडरवाल फोर्स होती है, बिकॉज ऑफ वीक वंडरवाल फोर्स। ओके, फिजिकल एड्जॉर्प्शन वीक वंडरवाल फोर्स की वजह से होता है और ये काफ़ी वीक होती है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में। आपने अगर एग्जाम्पल ध्यान दिया हो, हम पढ़ते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप वैसे पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं हाइड्रोजनेशन। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं, निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, वो क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं। किसको किसको सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिसका भी हाइड्रोजनेशन करवाना है। ओके, उस समय क्या होता है, उस समय केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप इतना समझ के चलो कि केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो प्रोसेस होती है वो हमें दिखती नहीं है, अंदर ही अंदर होती रहती है, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से ये होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अपना पॉइंट ये आपको समझ में आ गया। इसमें वीक वंडरवाल फोर्स होती है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स, मतलब वंडरवाल फोर्स नहीं होती है, यहाँ पर होती है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, ठीक है, वंडरवाल फोर्स वीक होती है। चलिए, अगर आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। ओके, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। अब क्या मतलब है इसका, देखो किसी के आगे हम स्पेशल कब लगाते हैं, अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आप बहुत स्पेशल हो, इसका मतलब क्या है कि आप में कुछ अच्छी बातें होंगी, आप में कुछ दूसरों से अलग बातें होंगी, ओके, तभी आपको स्पेशल बोलेंगे। तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, गाड़ी के ऊपर धूल जम सकती है, कपड़ों के ऊपर धूल जम सकती है, बुक के ऊपर धूल जम सकती है, और अगर आप मतलब कि रोड वगैरह पे खड़ जाओ तो आपके ऊपर भी धूल जम जाएगी अगर 4-5 दिन वहीं पर खड़े रहो। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, यहाँ पर ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है। हर कहीं पर केमिकल एड्जॉर्प्शन देखा नहीं जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पर ही केमिकल एड्जॉर्प्शन देखा जाता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। क्या मतलब है इसका, देखिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। अब वो एग्जांपल अपन लेते हैं, गाड़ी के ऊपर धूल जम गई, तो गाड़ी के ऊपर धूल जमी और वापस निकल भी सकती है, मतलब रिवर्सिबल है ये। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, एक बार बॉन्ड बन गई तो उसको आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल है। ओके, आप सोचो कि हमें वैसे की वैसी बॉन्डिंग मिल जाएगी, नहीं भैया, एक बार बॉन्ड बन गई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाती है वहाँ पर, फिर आपको नहीं मिलता है। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। रिवर्सिबल कौन है, फिजिकल है, केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर दिस एड्जॉर्प्शन। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है उसमें लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो हाई टेम्परेचर पर ही फेवरेबल होता है, ठीक है। बॉन्डिंग वगैरह क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे अच्छी होती है, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये काम हो जाता है। जैसे आपने देखा हो गाड़ी के ऊपर धूल जमती है, वापस वो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो वो लो टेम्परेचर पे होता है। थोड़ी कि अपन बिल्कुल हीट कर देते हैं तभी होती है बॉन्डिंग, नहीं भैया, हीट वगैरह हम कुछ नहीं करते हैं, लो टेम्परेचर पे अच्छे से हो जाती है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो जाता है।
ओके, तो आपको सारा चारों पॉइंट समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंडलिच आइसोथर्म के ऊपर। इसका पूरा नाम क्या है? फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। चलिए, तो यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं आइसोथर्म के ऊपर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। ठीक है, तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म में हमें क्या देखना है? देखिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट होगा। ओके, आइसो मतलब सेम, सेम मतलब सेम टेम्परेचर यूज होगा, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पर यूज होने वाला है। अब हमें यहाँ से देखने को क्या मिलता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। यहाँ पर हम रिलेशन निकालते हैं अमाउंट ऑफ गेट एब्जॉर्ब्ड, जिसको हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और साथ में प्रेशर के बीच में। अब आपको मैं सारी टर्म्स बहुत व्यवस्थित तरीके से समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है यहाँ पर। देखिए, हम क्या करेंगे, एक टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम बोलेंगे x बाई एम। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। डायग्राम के ऊपर आपको ध्यान देने की अभी आवश्यकता नहीं है, आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए, इतना काफ़ी। अभी x बाई एम ये हम टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब इस टर्म को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पर x क्या है और m क्या है? x यहाँ पर है अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट। ठीक है, धूल का जो अमाउंट होगा, धूल का जो अमाउंट होगा उसको हम बोलेंगे x। अपन वो एग्जांपल लेने वाले कार वाला। ओके, और m यहाँ पर क्या होगा? मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ओके, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे मास ऑफ एड्जॉर्बेंट की। ठीक है, अब सरफेस जो है उसके हिसाब से मास डिसाइड करेंगे यहाँ पर। तो x क्या हुआ? अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट। m क्या हुआ यहाँ पर? मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो इन दोनों का हम रेशो निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? रेशो निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इस टर्म को हमने नाम दे दिया है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इतना आपको समझ में आया? क्या हुआ यहाँ पर? अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट ले लिया और अपॉन में ले लिया हमने मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, ये हमने किया है। चलिए, तो इसका नाम हमने क्या दिया है? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन दे रखा है। अब हम इसके बीच में रिलेशन निकालने वाले, किस किस के बीच में? x बाई एम, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और साथ में किसके बीच में रिलेशन निकालेंगे? प्रेशर के बीच में। ओके, चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को क्या टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। देखिएगा अब होता क्या है। अब हमने इस साइड क्या ले रखा है? इस साइड हमने एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ले रखा है, इस साइड हमने ले रखा है प्रेशर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, जब हमने ये करने की कोशिश करी, ओके, मतलब कि धीरे धीरे हमने प्रेशर को बढ़ाया। देखिए, एक समय प्रेशर हमारा 0 था, जैसे जैसे हमने प्रेशर को बढ़ाया, ओके, तो जो मास ऑफ एड्जॉर्प्शन था वो उसके प्रोपोर्शनल आया। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, मतलब कि जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। इनिशियली जब हमने प्रेशर लगाया उस समय हमने क्या देखा? उस समय हमने ये देखा कि जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतनी आसानी से एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतनी आसानी से हमारा एड्जॉर्प्शन होगा, ये हमने देखा। लेकिन जब क्या हुआ? जब हमने प्रेशर को थोड़ा ज़्यादा लगाने लग गए। ठीक है, एक हमारा लो प्रेशर है, अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर की। ठीक है, अब हमने प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा लगाया, तब क्या हुआ? तब हमारे पास जो ग्राफ आया वो थोड़ा सा झुक कर आया। ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट नहीं रहा। जाना कैसा चाहिए था? इसको ऐसा चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। अब क्या हुआ? अब जो हमारा ग्राफ आया वो थोड़ा सा स्लाइटली कर्व्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कर्व्ड हो गया, थोड़ा सा झुक गया। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा झुक गया, कर्व में हो गया। ओके, जब हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, जब हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, तब एक तरह से जो ग्राफ है हमारा वो बिल्कुल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ना तो अब बढ़ा ना घटा। ठीक है, आप ये ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छे से बनाइएगा, यहाँ पर बिल्कुल कांस्टेंट कर देना। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दोगे? बिल्कुल कांस्टेंट कर दोगे। मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से समझाऊंगा इस टॉपिक को। पहले मैं जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो मैं आपको एक बार लास्ट में एक बार अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन मत लो इसकी। ओके, एक बार मुझे मेरा काम फिनिश करने दो, फिर आपको मैं एक बार और अच्छे से समझाऊंगा इसको पूरे को। देखिएगा, x बाई एम हमने यूज किया, ये क्या है हमारा? ये हमारा है अमाउंट, माफ कीजिएगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ओके, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इसका नाम हमने दे रखा है। x भी आप समझ गए, m भी आप समझ गए। ओके, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं प्रेशर के बीच में। जब हमने प्रेशर कम रखा तब हमने क्या देखा? जब हमने प्रेशर कम रखा तब हमने ये देखा कि जो अमाउंट ऑफ गेट जो एब्जॉर्ब हो रहा था वो अच्छे से हो रहा था। ओके, जितना आप प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा हमारा एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी उतनी आसानी से। लेकिन क्या हुआ? जब हमने प्रेशर को थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तब हमने ये देखा कि जो कर्व है वो थोड़ी सी झुक गई। अब प्रेशर इतनी आसानी से, जितना हम प्रेशर लगा रहे हैं उसके हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। जितना हम प्रेशर लगा रहे थे उतना हमारे पास एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था। और जब हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, जब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसके बाद कितने ही प्रेशर लगा लो एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, एड्जॉर्प्शन एक प्रोसेस तक होता है, एक सीमित टाइम तक होता है, उसके बाद नहीं होता है।
ठीक है, एब्जॉर्प्शन थोड़ी करवाना अपने को, एड्जॉर्प्शन ही करवाना है, अंदर तक थोड़ी घुसाना है उसको। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाई प्रेशर पर ये कांस्टेंट हो जाता है, लो प्रेशर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद हम यहाँ पर हम देखने वाले इंटरमीडिएट प्रेशर पर कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ही आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। ओके, बाकी ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ तो कांस्टेंट, यहाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर भैया कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास अगली टर्म्स में है, यहाँ पर देखिएगा, जब हमने हाई प्रेशर लगाया, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया यहाँ पर, तब क्या हुआ, तब हमारे पास जो ग्राफ आया वो क्या आया, कुछ इस प्रकार का आया। ओके, मतलब कि एक तरह से कांस्टेंट हो गया। आप इसको बिल्कुल ऐसा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डायग्राम है, आप कैसे ही बना सकते हो, इसको बिल्कुल कांस्टेंट कर देना, ये लाइन खींच देना यहाँ पर, किया हो गया कांस्टेंट हमारा। ओके, ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पर जो हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा कर्व्ड हो गया ये, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने बता दिया। यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, तो हमने क्या किया, पी की पावर 0 लगा दी। ठीक है, पी मतलब प्रेशर। अब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो पी के ऊपर 0 लगा देते हैं। अरे कांस्टेंट है, पी के ऊपर 0 लगाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी कि नहीं आएगी, तो आप 1 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, आप लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, लेकिन हमने पी की पावर 0 लगा दी, इसका मतलब 1 ही है। ओके, ध्यान से देखिएगा, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। ये भले आप चाहो तो 1 लिख देना, वो एक ही बात है। ओके, ये आप ये मत सोचना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं भैया, ये तो 1 हो गया, कांस्टेंट हो गया ये। ओके, वैल्यू इसकी कांस्टेंट आने वाली है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो रिलेशन आया वो कुछ इस प्रकार का आया, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 अपॉन n, p टू द पावर 1 उसके अपॉन में n कर दो, 1 अपॉन n। ओके, 1 अपॉन n, ये होता है एक्चुअल रिलेशन इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर। ठीक है, x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p, कब होगा, ये लो प्रेशर पे होगा। इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा भैया, x बाई एम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, p टू द पावर 1 अपॉन n के आएगा। उसके बाद x बाई एम होगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, नहीं आएगा किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा हाई प्रेशर के ऊपर। ये बस आप याद रख लीजिएगा। ओके, ये आप क्या कर सकते हो, याद रख लेना इसको, ये याद रख लिया तो काम हो जाएगा। ओके, ये देखिए, ये हमने यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको समझाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, हियर द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n इज बिटवीन द 0 to 1। देखिए यहाँ पर जो हम 1 अपॉन n बोल रहे हैं, ठीक है, ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अरे खुद समझो ना, अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो ये तो डबल हो जाएगा ना, आपको कम से कम रखना है। तो 1 अपॉन n जो होगा वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अरे भैया, 1 तो ये है और 0 ये है, तो 1 और 0 के बीच में आएगी कोई सी भी वैल्यू 1 अपॉन n की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर जब हमने प्रेशर लगाया उससे क्या हुआ, उससे एड्जॉर्प्शन थोड़ा सा गिर गया। ठीक है, एड्जॉर्प्शन उतनी अच्छे से नहीं हो पाया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, जैसा कि आपसे मैंने बोल रखा था कि पूरा टॉपिक फिनिश होने के बाद एक बार मैं फिर से आपको समझाऊंगा, तो चलिए समझते हैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से। देखिएगा, फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसमें होता क्या है, यहाँ पर हम रेशो निकालते हैं सबसे पहले x बाई एम के बीच में। x बाई एम को हमने नाम दे रखा है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। यहाँ पर x क्या है, हमारा अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, और m क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है। ठीक है, अब हमने रिलेशन निकाला इसके बीच में और प्रेशर के बीच में। जब हमने लो प्रेशर रखा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया प्रेशर के। जब हमने इंटरमीडिएट प्रेशर रखा तब क्या हुआ, x बाई एम जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया, p टू द पावर 1 अपॉन n के आया। ओके, और जब हमने हाई प्रेशर रख दिया तो आप ही बताओ क्या हुआ था, हाई प्रेशर के ऊपर कांस्टेंट हो गया था। ओके, बस ये है आपका फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, यही टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, बाकी तो पूरा चैप्टर इजी है। ओके, मैंने आपसे फिर बोल रखा है कि यही टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके अलावा तो पूरा चैप्टर इजी है। अब देख लीजिए हमने क्या क्या कवर कर चुके हैं। ये कवर हो चुका है अपना, कलर चेंज कर लेते हैं, ये कवर हो गया अपना, ये कवर हो गया, उसके बाद ये भी कवर हो गया। अब इसकी बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन की। एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्या एप्लीकेशन होती है एड्जॉर्प्शन की, देखिएगा यहाँ पर जो पहली एप्लीकेशन आती है वो आती है गैस मास्क। बहुत मजे से समझाऊंगा आपको, बस ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, गैस मास्क, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन की पहली एप्लीकेशन आती है गैस मास्क। जो बोल सकते हो आप, जो गुफा में जाते हैं, ठीक है, गुफा में क्या बोले अपन उनको, जो भी खदानों में जाते हैं, ठीक है, जब कोयले की खदानों में जाते हैं, जो भी मजदूर लोग होते हैं जो कोयले की खदानों में जाते हैं, तो एक मास्क पहन के जाते हैं जिसको बोलते हैं गैस मास्क। अब क्या होता है ना,
जब कोयले की खदानों में जब जाते हैं वो, तो वहाँ पर वहाँ पर कोयले नहीं होता है, उसके अलावा बहुत सी अलग अलग गैसेज होती है। ठीक है, जब ज़मीन को खोदते हैं तो उस समय अलग अलग प्रकार की गैसेज निकल सकती है। ठीक है, अलग अलग पॉइजनस गैसेज भी निकल सकती है, जहरीली गैसें भी निकल सकती है। तो क्या होता है ना, अगर वो बिना मास्क के चले जाएं और जो गैसेज होती है, जो जहरीली गैसेज होती है, पॉइजनस गैसेज होती है, अगर उनको वो सूंघ ले तो क्या हो सकता है, उनकी डेथ हो सकती है, उन मजदूरों की डेथ हो सकती है। इस वजह से वो क्या पहन के जाते हैं, गैस मास्क पहन के जाते हैं। अब गैस मास्क जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द पॉइजनस गैसेज। इसके ऊपर होता है एक्टिवेटेड चारकोल। ओके, चारकोल हर कैसे नहीं लेना है आपको, एक्टिवेटेड लेना है। ओके, जो व्यवस्थित हो चारकोल, वो चारकोल आपको यूज करना है किसके ऊपर, गैस मास्क के ऊपर, और वही होता है। ओके, तो ये जो चारकोल होता है किसके ऊपर, गैस मास्क के ऊपर, वो क्या करता है, वो पॉइजनस गैसेस को उसके ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब नहीं करता है, एड्जॉर्ब कर लेता है, ये ध्यान रखना। एब्जॉर्ब थोड़ी करेगा, वो एड्जॉर्ब करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से उनको कोई खतरा नहीं होता, जो मजदूर लोग होते हैं उनको कोई खतरा नहीं होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्टिवेटेड चारकोल आपको समझ में आ चुका, सॉरी गैस मास्क जो एप्लीकेशन ये आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी कंट्रोल की। सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम जेल इज यूज्ड टू कंट्रोल मॉइस्चर। क्या मतलब है इसका, देखिए जब भी आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाते हो, खासकर लोहे के सामान, ठीक है, वैसे कोई मंगवाता नहीं है लोहे के सामान, लेकिन मान लो अगर आप सामान मंगवाते हो, वैसे मंगवा भी सकते हो, कोई इससे जरूरी नहीं है कि आप नहीं मंगवाओ। जो भी मतलब लोहे मेटल के सामान होते हैं उनके साथ ये इस टाइप की पन्नियाँ देते हैं वो। ठीक है, पन्नी क्या बोले, पैकेट्स बोलना चाहिए। ये देखिए इस प्रकार के पैकेट्स आते हैं सिलिका जेल के। ओके, ये क्या करते हैं, यही तो है सिलिका जेल। ये जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो भी मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए होता क्या है, अगर लोहे का सामान है, मेटल का सामान है, तो उनके ऊपर जंग लग जाती है। अगर वहाँ पर मॉइस्चर होता है, जैसे अभी ठंड का टाइम है, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी होती है, तो ये क्या करता है, सिलिका जेल अपनी सरफेस के ऊपर इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं बोलना है आपको, एब्जॉर्ब बोलना है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ताकि जो भी अपने मेटल्स के सामान वगैरह है उनको ये प्रोटेक्ट कर सके। किससे प्रोटेक्ट कर सके, रस्टिंग से। ओके, जो जंग लग जाती है ना, उनसे प्रोटेक्ट कर सके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की। वैसे तो 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, ये वाले और ये वाले। ओके, लेकिन हम फिर भी आगे वाला पॉइंट पढ़ेंगे, तो 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, इतना आपके लिए काफ़ी अगर करना चाहो तो, लेकिन फिर भी हम 3rd पॉइंट भी पढ़ेंगे, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, अब देखिएगा आप एक एग्जांपल ध्यान रखिएगा, निकल आपसे नहीं बोल रहा हूँ निकलने के लिए, निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। ठीक है, वैसे अगर आपको ये याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप पढ़ोगे हेलो एल्केन हेलोरिन जब चैप्टर पढ़ोगे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है ये निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। हम क्या करते हैं, जब भी हमें हाइड्रोजनेशन करवाना होता है, हाइड्रोजनेशन मतलब H2 का एडिशन करवाना होता है, तब हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। अब अगर आपको ये भी नहीं पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं, तब भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैटलिस्ट हम आगे पढ़ेंगे। ओके, मतलब इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक है अपना कैटलिस्ट है। ओके, तो ये होते हैं कैटलिस्ट। अभी इतना समझो कि ये कैटलिस्ट होते हैं। ओके, तो क्या होता है, जब भी हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है, तो इन कैटलिस्ट का यूज होता है। ये क्या करते हैं, ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं। किसको सरफेस प्रोवाइड करते हैं, इन रिएक्शंस को सरफेस प्रोवाइड करते हैं। इनके ऊपर ये रिएक्शंस होती है, इनके ऊपर ये रिएक्शन होती है, ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं, कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सरफेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि एड्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। ओके, तो हम इसको पढ़ के देखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके एक बार और। मोस्टली हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शंस प्रोसीड थ्रू द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस रिएक्टेंट ऑन सॉलिड कैटलिस्ट। देखिएगा यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है हेट्रोजीनियस। ओके, अब हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया H2 हम यूज करते हैं। H2 क्या होता है, गैस होता है। ओके, H2 क्या होती है, अपनी गैस होती है। अब हम बोल रहे हैं निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये क्या होते हैं, निकल जो होता है, पैलेडियम जो होता है वो सॉलिड होता है। ओके, तो ये एक है सॉलिड, एक है अपना एक सॉलिड स्टेट में, एक हमारे गैसेस स्टेट में। तो यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अरे अगर हम ये भी गैसेस स्टेट में यूज़ कर लेंगे तो ये तो हम हो जाएगा ना, ये दोनों हेट्रो होगा, अलग अलग होगा। हेट्रोजीनियस को समझते हो आप, मतलब तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। ओके, ये क्या करता है, ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है। अपनी सरफेस किसको प्रोवाइड करता है भैया, मान लो ये अपना क्या है, ये अपना निकल की एक रोड है, इसके ऊपर मान लो रिएक्शंस हो रही है, तो ये सरफेस प्रोवाइड करता है गैस को कि हमारे पास आओ, हम क्या करेंगे, हम आपको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, H एंड H के फॉर्म में हम आपको ब्रेक कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो ये काम होता है इसका। ओके, इसके ऊपर आते हैं, चिपकते हैं और वापस निकल जाते हैं, बस ये होता है इसका काम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर के 2 आप कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। वैसे कोई खास नहीं है, ये भी ईजी है। ओके, ये भी ईजी है, लेकिन अगर आपको थोड़े बेसिक क्लियर नहीं है कैटलिस्ट क्या होता है, उसके अलावा आपको निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम का आइडिया नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है।
लेकिन है बहुत ईजी है। अब जिन लोगों ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको पता होगा। बात करते हैं कैटलिस्ट की। वैसे तो ये रिड्यूस हो चुका है कैटलिस्ट 2022 एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ओके, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। कैटलिस्ट क्या होते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस विच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शंस आर नोन एज कैटलिस्ट एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज कैटलाइसिस। देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं उसके अंदर, विथआउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन आर नोन एज कैटलिस्ट। यहाँ पर ये होता है कि ये रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, इनकी स्पीड को चेंज कर देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड और क्या, तो उसकी जो गति है उसको वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन ये कंज्यूम नहीं होते हैं। देखिए समझो इस चीज़ को, कैसे आपको समझाते हैं थोड़ा इसका आइडिया। चलो ठीक है, आपको समझाते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हमने एंजाइम का एग्जाम्पल ले रखा है। यहाँ पर देखिए ये हमारा है कैटलिस्ट, ओके, ये हमारा है कैटलिस्ट। अब क्या हुआ, हमारे जो रिएजेंट्स हैं, ये मान लो एक ये है एक ये है, तो ये दोनों आएंगे, ये दोनों आए, मान लो हमारे पास क्या रिएजेंट है, थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पर आया हमारा हाइड्रोजन और ये है हमारा क्लोरीन HCl। तो ये दोनों आएंगे, तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, ये जो कैटलिस्ट होगा इनको दोनों को चिपका देगा, ये देखो यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा और ये HCl बना देगा। ओके, ये होता है एक्चुअल में, HCl बना दिया, ठीक है। अब ये देखिए कि क्या जो कैटलिस्ट था उसमें कोई चेंज आया क्या, वो कोई कंज्यूम हुआ क्या? वो कंज्यूम थोड़ी हुआ, उसने कुछ नहीं किया, वो जैसा था वैसा का वैसा लौट आया। ओके, ये स्टार्टिंग में ये था और आखिरी में भी यही है, तो बताओ कंज्यूम हुआ क्या रिएक्शन में? नहीं हुआ कंज्यूम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट अपना कोई भी उसका जो भी होता है वो कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। उसका मास वगैरह कुछ भी कंज्यूम नहीं होता है यहाँ पर रिएक्शन में, जैसा होता है कैटलिस्ट वैसा का वैसा हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यही होता है कैटलिस्ट और कुछ नहीं है कैटलिस्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर समझ में क्या होता है कैटलिस्ट, बस इतना आपको पढ़ना है कैटलिस्ट के अंदर। देखो ये मैंने थोड़ा सा एंजाइम का एग्जाम्पल ले लिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एंजाइम और कैटलिस्ट लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। तब बात करते हैं हम एंजाइम के ऊपर। एंजाइम्स के ऊपर हम बात करते हैं। द एंजाइम्स आर प्रोटोनियस कंपाउंड विच अल्टर द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन, दिस आर आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट। देखिए एंजाइम भी एक तरह से कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स भी एक तरह से कैटलिस्ट ही होते हैं, लेकिन ये कौन से कैटलिस्ट होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, बायोकैटलिस्ट होते हैं एक तरह से। ये कहने का मतलब ये है, आपको एग्जांपल समझाता हूँ फिर से मैं। अगर हमारे शरीर में एंजाइम्स नहीं होते, अगर हमारे शरीर में एंजाइम्स नहीं होते तो क्या होता पता आपको? हम जो खाना खाते हैं वो कभी पच नहीं पाता, ओके। हम जो खाना खाते हैं उनको पचाता कौन है? उनको यही तो पचाते हैं एंजाइम्स। अब खाना पचा देते हैं अपने एंजाइम्स, लेकिन क्या कंज्यूम होते हैं क्या? नहीं होते कंज्यूम। जैसे होते हैं एंजाइम्स, बस खाना पचाते हैं और वापस लौट आते हैं अपनी जगह पर। ये काम होता है एंजाइम्स का। एंजाइम्स शरीर में होते हैं, ये बात आपको भी पता होगी, बहुत से स्टूडेंट को पता होगी। जो बायो वाले हैं उनको तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होगी एंजाइम्स के बारे में, ओके। तो एंजाइम्स एक तरह से कैटलिस्ट ही होते हैं, लेकिन ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, ओके, बायोकैटलिस्ट होते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या करते हैं? अल्टर कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ओके, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को। ये आपको ध्यान रखना है। अब कैटलिस्ट एंजाइम से कुछ एग्जांपल याद करना चाहो तो कर लीजिए। जाइमेस हो गया, इन्वर्टेज हो गया, ठीक है, माल्टेज हो गया, ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। खासकर ये दोनों एग्जाम्पल, इन्वर्टेज एंड जाइमेस, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, इन्वर्टेज एंड जाइमेस। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या होता है। ये मान लो अपने कुछ सबस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, जिसको अपन रिएजेंट्स बोलते हैं। ये आए, इसके ऊपर चिपके, यहाँ पर आए दोनों, इसकी एक्टिवेटेड साइड के ऊपर चिपके, ये दोनों चिपक के क्या बना लिया? इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, ओके। और एंजाइम जो था वैसा का वैसा ही हमें मिल गया, कंज्यूम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंजाइम्स। और क्या बताएं आपको एंजाइम के बारे में? एग्जाम्पल बता देते हैं। वैसे आपको बता चुके हैं एग्जाम्पल, जाइमेस और इन्वर्टेज होते हैं। अब इनके काम क्या होते हैं ये देखिए। ये टॉपिक है, ये जो टॉपिक है अब आप कहाँ कहाँ पढ़ोगे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टॉपिक है वो आप पढ़ने वाले हो अल्कोहल के अंदर भी पढ़ोगे, खासकर ये वाला टॉपिक नीचे वाला। उसके अलावा अल्कोहल अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, ओके, केमिस्ट्री में। उसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप कहाँ पर पढ़ने वाले हो? ये पढ़ने वाले हो आप बायोमोलिक्यूल्स में। चैप्टर नंबर अपना 13 है, ओके, सॉरी, चैप्टर नंबर अपना 16, 15, 14, 14 चैप्टर है अपना। बायोमोलिक्यूल्स अपना 14 नंबर का चैप्टर है, ओके। तो इसमें आप पढ़ने वाले हो बायोमोलिक्यूल्स में ये, ओके। तो क्या मतलब कि आप यहाँ पर नहीं पढ़ोगे? नहीं भैया, आप यहाँ पर भी पढ़ोगे, मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ।
देखिए होता क्या है, जब हम सुक्रोज यूज़ करते हैं, सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं सुक्रोज की, तो उस समय हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? इन्वर्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं। और अगर हमें ग्लूकोज से इथेनॉल बनाना होता है तो हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? जाइमेस यूज़ करते हैं। ओके, जाइमेस यूज़ करते हैं। अब इनको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि ये आप आगे भी पढ़ोगे, तो ऐसा मत सोचना कि हमें सिर्फ यहीं पर पढ़ना है, आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 रिएक्शन याद कर लेना, ठीक है? आपको याद ही रखनी पड़ेगी ये रिएक्शन में समझने जैसा कुछ नहीं है। ओके, इन्वर्टेज किस में यूज़ होता है? सुक्रोज से ग्लूकोज बनाने में। और अगर ग्लूकोज से हमें इथेनॉल बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? जाइमेस यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर आपको अभी याद नहीं होती है तो धीरे धीरे याद हो जाएगी ऑटोमेटिक। क्यों याद हो जाएगी? क्योंकि आप आगे भी पढ़ने वाले हो। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा टॉपिक हो गया, आपको समझा दिया मैंने एंजाइम्स की मैकेनिज्म कैसी होती है। सबस्ट्रेट आते हैं, चिपकते हैं, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसके बाद क्या बनता है? प्रोडक्ट बन जाता है, एंजाइम्स अलग हो जाता है, ठीक है? तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ये आपकी मैकेनिज्म है। अब बात करते हैं एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। देखिए पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है एंजाइम्स की, खास बातें क्या क्या होती है एंजाइम्स की, वो हम बात करेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में। हाईली इफिशियंसी, they are highly efficient, they increase the rate of reaction 10 to the power 12 to लेकर 10 to the power 20 टाइम्स। इंजाइम्स क्या करते हैं? इंजाइम्स बहुत ज़्यादा इफिशियंसी होती है इनकी, बहुत ज़्यादा इफिशियंसी होती है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को 10 to the power 12 टू लेकर 10 to the power 20 टाइम्स बढ़ा देते हैं। अब आप खुद समझो, 10 गुना नहीं, 10 to the power 12 से लेकर 10 to the power 20 टाइम्स इन्होंने इंक्रीज कर दिए रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है? मतलब बहुत फास्ट कर दिए। आप कुछ सोच के देखो ना, अपना खाना जो पचता है वो कितने सालों, लाखों सालों में पचता है। वैसे बोला जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कहीं पचता ही नहीं है खाना हमारा, लेकिन एंजाइम्स क्या करते हैं? एक दिन में ही पचा देते हैं अपने खाने को। ओके, वैसा देखा जाए तो 4-5 घंटे में ही पचा देते हैं, पका देना नहीं मतलब पचा देते हैं। ओके, तो समझिए बहुत इफिशियंसी होती है इनके अंदर। 10 to the power 12 से लेकर 20 to the power 20 टाइम्स इनकी इफिशियंस होते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं स्मॉल क्वांटिटी की। दे आर यूज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब भैया ध्यान रखो, जो इंजाइम्स होते हैं, आप ऐसा नहीं है कि भर भर के इनका यूज़ करो, नहीं, छोटी सी क्वांटिटी भी बहुत यूज़फुल होती है। इनका कम क्वांटिटी में ही यूज़ किया जाता है इंजाइम्स का। ओके, चलिए, तो ये भी आपको समझ में आया। समझने वैसे जैसी बात नहीं थी इसमें, लेकिन आपको मैंने समझा दिया। स्मॉल क्वांटिटी में इनको यूज़ किया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी इनकी चाहिए नहीं हमें। अरे जब अगर हमारा कांटा एक सुई से निकल सकता है तो हमें तलवार यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? बताओ, आया समझ में? तो स्मॉल क्वांटिटी में इनका यूज़ किया जाता है। बात करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर की, अगला पॉइंट है हमारा। ओके, मतलब ये हो चुका है, उसके अलावा ये हो चुका है। अब हम बात करेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर। दे शोज द एक्टिविटी एट टेम्परेचर बिटवीन 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन के बीच में। तो भैया जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर, ऑप्टिमम टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं। क्या मतलब है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर का? ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कब अच्छी तरह से काम करते हैं? ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर अच्छी तरह काम करते हैं। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? ये होता है अपना रूम टेम्परेचर, ठीक है? 25 से लेकर 37 डिग्री के बीच में, 25 से लेकर 37 डिग्री के बीच में। ओके, केल्विन से हमने सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया, मतलब रूम टेम्परेचर। अपने आप जो रूम टेम्परेचर मानते हो 25 मानते हैं, 25 से लेकर 37 के बीच में, तो इसके ऊपर अच्छी तरह से काम करते हैं एंजाइम्स। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा दे दोगे तब भी दिक्कत, कम दे दोगे तब भी दिक्कत। ओके, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर इन्हें चाहिए होता है अच्छी तरह से वर्क करने के लिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की, हाईली इफिशियंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। वन एंजाइम्स कैटलिस्ट ओनली अ पर्टिकुलर रिएक्शन। देखिए अभी आपको मैंने बताया था एग्जाम्पल, वहाँ पर ले चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या था? हुआ ये था कि एक एंजाइम जो होता है, वैसे ऐसा बोला जाता है कि एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को अच्छी तरह से कर सकता है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको इसी का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसकी जगह पर ये यूज़ कर दो और इसकी जगह पर ये यूज़ कर दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक एंजाइम्स एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बेस्ट होता है। ओके, तो ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक इन नेचर ये होता है। तो यही पॉइंट वहाँ पर बताया जा रहा था। ओके, एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, वन एंजाइम कैटलाइसिस ओनली अ पर्टिकुलर रिएक्शन। आया समझ में? चलिए, तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक था वो हो चुका है फिनिश। हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे अब। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर। देखिए 3 प्रकार के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। पहला ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन, क्या होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, क्या होता है सस्पेंशन, करते हैं इसके ऊपर बात। देखिए अगर आप पानी में नमक को घोल देते हो, पानी में अगर आप नमक को घोल देते हो तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर आप मिट्टी को, ठीक है, अगर आप सैंड को पानी में घोल देते हो तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो जाएगा।
ओके। और अगर आप कोलोइडल पार्टिकल्स को पानी में घोल देते हो तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये कोलोइडल पार्टिकल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। मतलब अगर आप स्टार्च एक तरह से कोलोइडल ही होता है। ओके, स्टार्च अब क्या होता है आप सभी को पता होगा स्टार्च के बारे में कुछ ना कुछ। ओके, मान सकते हो मैदा हो गया, इसके अलावा अपना आटा हो गया। इस तरह से अगर आप पानी में घोल देते हो इनको तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, कोलोइडल का एग्जाम्पल होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन का ये एग्जाम्पल बन जाता है। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, मतलब कि अगर हम स्टार्च को पानी में घोल देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बनाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। एक काम करते हैं, तीनों के बीच में एक अच्छी तरह से डिफरेंस जान लेते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इसके बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं अच्छी तरह से। चलिए तो बात करते हैं पार्टिकल साइज के ऊपर। देखिए हमने यहाँ पर ट्रू ले रखा है, यहाँ पर कोलोइडल ले रखा है, यहाँ पर सस्पेंशन ले रखा है। ओके, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स होता है उनका साइज कितना होता है, वो 1 नैनोमीटर का साइज होता है। ओके, 1 नैनोमीटर का या फिर 1 नैनोमीटर से छोटा साइज जिसका होता है वो बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का जो साइज होता है, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन का जो साइज होता है, मतलब पार्टिकल का जो साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी डेफिनेशन भी है कि 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में जिनका साइज होता है उन्हीं को हम कोलोइडल पार्टिकल्स बोलते हैं। ओके, सस्पेंशन, इनका जो साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विजिबिलिटी के ऊपर। देखिए अगर आप नमक को पानी में घोल देते हो और आप सोचते हो कि हमें नमक दिख जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप नमक को नहीं देख सकते पानी में घोलने के बाद। लेकिन क्या होगा, अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन को पानी में कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हो तो उस समय आप देख सकते हो सॉल्यूशन को, लेकिन आप मतलब कि बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। अगर आप माइक्रोस्कोप यूज करते हो तो कोलोइडल पार्टिकल्स को आप देख सकते हो। ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप यूज किए आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप यूज किए आप पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन में क्या होता है, आप आसानी से सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको देख सकते हो, मिट्टी को आप आसानी से देख सकते हो। ओके, नेचर की बात करते हैं तो भैया ये बनाएगा होमोजीनियस। ठीक है, जो सॉल्यूशन पानी और नमक के बीच में जो सॉल्यूशन बनेगा वो होमोजीनियस बनेगा। आप यहाँ पर पता नहीं लगा पाओगे कि पानी और नमक के बीच में पूरी तरह से ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस होता है। उसके बाद जो सस्पेंशन होता है वो भी हेट्रोजीनियस होता है। अरे अच्छी तरह से कौन घुल पाएगा, वो बनेगा होमोजीनियस। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, नाम इस ट्रू सॉल्यूशन, यही होते हैं असली सॉल्यूशन, यही होते हैं असली सॉल्यूशन, क्योंकि होमोजीनियस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं असली सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद फिल्टर पेपर की बात करते हैं। अगर आप छन्नी यूज करते हो तो जो पानी होता है, नमक का पानी होता है, वो आसानी से छन्नी से पास हो जाएगा। ट्रू सॉल्यूशन भी पास हो जाएगा, सॉरी कोलोइडल सॉल्यूशन भी पास हो जाएगा, ट्रू भी हो जाएगा, कोलोइडल भी पास हो जाएगा। लेकिन छन्नी से जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगे। बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। अगर आपने सेमी परमिएबल के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इतना बता दूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से पास होने देती है। ठीक है, मान लो मिट्टी है और मिट्टी के अलावा अपने पास है पानी, तो पानी को तो पास होने देगी, लेकिन ये सैंड के पार्टिकल्स को पास नहीं होने देती है। इसमें जो होल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, फिल्टर पेपर से भी छोटे छोटे होल्स होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। ओके, ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आ चुके होंगे सॉल्यूशन में। ओके, वहाँ पर हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर में। चलिए, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो यहाँ से भी पास हो जाता है भैया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पास होने देती है उसको। कोलोइडल नहीं हो पाता है, कोलोइडल नहीं हो पाता, इसके जो होल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं हो सकते इससे। ओके, सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में ये पास नहीं हो सकते। अरे यही पास नहीं हो सके तो ये तो बहुत मुश्किल है, मतलब ये तो हो ही नहीं पाएंगे पास। ओके, ये भी आप समझ गए। उसके बाद बात करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट के ऊपर और टिंडल इफेक्ट के ऊपर। ये देखिए, ये अपना टॉपिक है ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट, तो इसको अपन वहीं पर देखेंगे। अभी आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी रहने दो आप। ओके, इसको अपन जब टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ेंगे तब आप देख लेना वहाँ पर। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल, नमक और पानी को घोल दो तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, स्टार्च और पानी को घोल दो तो क्या बन जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, और मिट्टी अगर पानी में घोल देते हो तो ये बन जाएगा सस्पेंशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये अपने एग्जाम्पल्स हो गए। आगे आ जाइए, अब यहाँ पर हम 2 टर्म्स पढ़ने वाले हैं।
मैं जूम आउट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक होगा डिस्पर्जन मीडियम, एक होगा डिस्पर्जन फेज। ओके, देखिए डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ओके, आपने पढ़ के आ चुके होगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे नमक है, नमक क्या है, सॉल्यूट है, और जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर एक नया नाम दे दिया गया है इनका, डिस्पर्जन फेज मतलब सॉल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। डिस्पर्जन फेज मतलब सॉल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। आया समझ में? चलिए, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे आ जाइए। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, जो है लियोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड। लियोफिलिक एंड लायोफोबिक, इनमें डिफरेंस हम देखने वाले हैं। देखिए, लियोफिलिक कोलॉइड और लायोफोबिक कोलॉइड्स, इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो नाम में छुपा हुआ है। लियोफिलिक या फिर लायोफिलिक बोल दो आप, एक ही बात है। ओके, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है। तो जो लायो होता है, लायो का मतलब क्या होता है, लायो का मतलब होता है लिक्विड। ओके, यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करते हैं, लिक्विड। लिक्विड किसका मतलब होता है भैया, लिक्विड मतलब होता है लायो। ओके, यहाँ पर हम फिलिक लिख देते हैं, फिलिक का मतलब होता है लव। फिलिक हमने उल्टा लिख दिया, लेकिन ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिलिक। तो यहाँ पर देखिए, लायो मतलब लिक्विड और फिलिक मतलब लव। ठीक है, मतलब लिक्विड की तरफ जो लव रखते हैं, प्यार रखते हैं, इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग लियोफिलिक। और लियोफोबिक का मतलब क्या होता है, लियोफिलिक तो आप समझ गए, लियोफोबिक का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, फोबिक यूज हो रहा है। लियो मतलब फिर से लिक्विड, और फोबिक मतलब होता है हेट, नफरत। ठीक है, फोबिक का मतलब होता है फोबिक, यहाँ पर लिख देते हैं फोबिक। फोबिक का मतलब क्या होता है भैया, फोबिक का मतलब होता है हेट, नफरत। ठीक है, आपने कभी सुना होगा, अभी ट्रेंड चलता है आजकल, हिंदू फोबिया हो गया किसी को। ठीक है, हिंदू फोबिक है भाई, तू तो ऐसा बोलते हैं ना कि तू तो हिंदू फोबिक है, हिंदुओं से नफरत करता है तू तो। ठीक है, फोबिक मतलब क्या होता है, हेट होता है। फोबिक मतलब क्या होता है भैया, फोबिक मतलब होता है हेट। तो लिक्विड से जो हेट रखते हैं उनको बोलते हैं लियोफोबिक, और जो लिक्विड की तरफ प्यार रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लियोफिलिक बोलते हैं। आया समझ में? बस यही इसका डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। ओके, चलिए, तो अब हमको देखते हैं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। पहला पॉइंट है अपना, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज। सॉल्वेंट और सॉलिड के बीच में यहाँ पर बहुत अच्छी चाह होगी, इच्छा होगा, प्यार होगा, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी, दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता होगा। आया समझ में? लियोफिलिक है ना भैया, लियोफिलिक मतलब चाह रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लो एफिनिटी होगी। एफिनिटी मतलब कि चाह, इच्छा। ओके, तो यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज के बीच में रिश्ता नहीं होगा। आया समझ में? ये आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है इसके एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, स्टार्च एग्जाम्पल है लियोफिलिक का, जिलेटिन हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी होते हैं उस तरह के ये एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं। स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, रबर हो गया। और यहाँ पे क्या एग्जाम्पल आते हैं, मेटल सल्फाइड आते हैं। ठीक है, मेटल के जो भी सल्फाइड होते हैं, मेटल के जो भी कोलाइड्स होते हैं, वो इसी के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, मेटल के सल्फाइड, मेटल के कोलाइड किसके एग्जाम्पल होते हैं, लियोफोबिक के एग्जाम्पल होते हैं। लियोफिलिक के क्या होते हैं, स्टार्च, जिलेटिन, रबर। ओके, आगे देखिए, दे आर इजीली प्रिपेयर्ड। जो लियोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं वो आसानी से बन जाते हैं। अरे दोनों के बीच में प्यार है, तो प्यार तो आसानी से हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लियोफोबिक में क्या होता है, ये में नफरत होती है, एक दूसरे के बीच में नफरत होती है, तो यहाँ पर इनको प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मुश्किल हो जाता है। और जो इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है, जो प्रिपेयर हो जाते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल होते हैं। तो ये जो कोलॉइड्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन जो बन नहीं पाते हैं, ठीक है, अगर मान लो बाई चांस बन गए, वैसे तो बहुत मुश्किल है बनना, लेकिन एक बार जब बन गए तो एक बार बनने के बाद रिश्ता नहीं तोड़ेंगे भैया, इनका काम ये है। हम वैसे तो बनेंगे नहीं, पहली बात तो उनकी ये है कि हम तो पहले बनेंगे नहीं, और अगर एक बार बन गए तो हम बन जाएंगे इरिवर्सिबल। क्या बन जाएंगे, इरिवर्सिबल बन जाएंगे। आया समझ में? तो ये होता है इसका मेजर डिफरेंस। ठीक है, और जो रिवर्सिबल होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये बात भी आप जानते होंगे, जो भी रिवर्सिबल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये स्टेबल होते हैं। और स्टेबल क्यों होते हैं, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है तो क्या बोलेंगे हम, स्टेबल है भैया, स्टेबल है। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं है, दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये क्या है, अनस्टेबल है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। अब इनको क्लासीफाई हम करने वाले हैं किस बेसिस पर, पार्टिकल के जो भी डिस्पर्जन फेज है उसके पार्टिकल साइज के ऊपर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्जन फेज। अब देखिए, यहां पर आपको पढ़ने को मिलता है मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब क्या मतलब होता है मल्टीमोलिकुलर का, नाम पढ़ो यहां पर, मल्टीमोलिकुलर
स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कोलॉइड। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा कोलॉइड बना लेते हैं। ठीक है, मेटल सल्फाइड इसकी एग्जांपल है। मैक्रो मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? द पार्टिकल देमसेल्व्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनका साइज पहले से ही बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इनका साइज पहले से ही बहुत बड़ा होता है। इनके एग्जांपल से पॉलीमर्स, अपना एक चैप्टर भी है पॉलीमर्स, चैप्टर नंबर 15। ओके, पॉलीमर्स क्या होते हैं? इनका साइज बड़ा होता है। मल्टी मोलिकुलर क्या होता है? छोटे छोटे से मिलकर बना होता है, बड़े छोटे छोटे से मिलकर बनते हैं। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूलर खुद का साइज ही बहुत बड़ा होता है। ठीक है, द पार्टिकल देमसेल्व्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर्स जो इसके होते हैं, पॉलीमर्स इसके एग्जांपल होते हैं। पॉलीमर्स अगर आपने पढ़ रखा हो तो पॉलीमर्स में रबर आता है, पॉलीथीन आता है, नाइलॉन आता है। ओके, ये इसके एग्जांपल्स हैं। बात करते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड की। अब एसोसिएटेड कोलॉइड पढ़ाने से पहले आपको एक बात बता दूं, जब तक एसोसिएटेड कोलॉइड में आपको पूरा नहीं पढ़ा देता तब तक आपको ध्यान से सुनते जाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको। और जब तक मैं आपको फिनिश नहीं करवा देता ये टॉपिक, तब तक आपको ध्यान से सुनते रहना है। ओके, सुनते रहना है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट एसोसिएटेड कोलॉइड को। Certain substance when dissolved in a medium at a low concentration behave as a normal strong electrolyte, but at a high concentration, ठीक है, but at a high concentration exhibits colloidal state property due to the formation of aggregate particles। देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ध्यान से सुनना है, मैंने आपको बोल रखा है पहले कि आपको ध्यान से सुनते जाना है। सर्टेन सब्सटेंस, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनकी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कम रखते हो, जिनकी मात्रा अगर आप थोड़ी कम रखते हो, तो वो किसकी तरह काम करते हैं? वो काम करते हैं नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, जैसे ही आपने उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो वो किसकी तरह कार्य करेंगे? किस स्टेट में आ जाएंगे? इट एग्जिबिट्स कोलॉइडल स्टेट्स। तो वो किस स्टेट में आ जाएंगे? कोलॉइडल स्टेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, कोलॉइडल स्टेट में आ जाएंगे। अब क्यों आएंगे? इसका रीजन होता है क्योंकि आपने उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, और कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या हो गए? वो आपस में एकत्रित हो गए। एकत्रित मतलब एग्रीगेट पार्टिकल्स उन्होंने बना लिए। एग्रीगेट का मतलब होता है एकत्रित होना। ठीक है, सभी एकत्रित होकर क्या बना लेंगे? कोलॉइडल स्टेट का फॉर्मेशन कर देंगे, निर्माण कर देंगे। ठीक है, अगर आपने कंसंट्रेशन कम रखी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेंगे। अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या बना लेंगे? कोलॉइडल स्टेट का फॉर्मेशन कर लेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स। इसी को बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। क्या ये खत्म हो गया है? नहीं हुआ खत्म, अभी कहानी बाकी है। तो अभी भी आपको सुनते जाना ध्यान से। ठीक है, चलो तो एक बार अपन रिपीट करके देखते हैं क्या हमने समझाया अभी तक। ये फिनिश नहीं हुआ है, इसके आगे भी थोड़ा सा है, उसको मैं फिर समझाऊंगा, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी अगर मात्रा थोड़ी सी कम लें तो वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं। ये बात हमको समझ में आई। अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा? वो कोलॉइडल स्टेट की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे। ओके, क्यों करेंगे? क्योंकि वो एकत्रित हो जाएंगे सभी, क्योंकि हमने उसका कॉन्सेंट्रेशन काफी हद तक बढ़ा दिया है। फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तब आपको वो अच्छे समझ में आएगा। आपने सुना होगा मिशेल के बारे में। ठीक है, जो झाग होते हैं, झाग सुना है? झाग जैसे कि जो साबुन सोडा होता है, ठीक है, सर्फ जो होता है अपना, सर्फ बोलते हैं उसको। अगर पानी में अपन घोलते हैं तो क्या बनता है? वो झाग बनाते हैं। ठीक है, मिशेल्स बनाते हैं। ठीक है, बबल्स बनाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मिशेल्स बोलते हैं। तो मिशेल इसी का एक एग्जांपल है। द एग्रीगेट पार्टिकल्स थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मिशेल। जो एग्रीगेट पार्टिकल्स जो बने थे वही क्या कहलाएंगे? वही आगे चल के कहलाएंगे मिशेल्स। ठीक है, जो झाग्स होते हैं वही तो होते हैं अपने मिशेल्स। ओके, समझो अब इस चीज को। अब आपको पूरा कहानी समझ में आने वाली है। अब देखिएगा, मैं रिलेट करवा दूंगा आपको। अगर मान लो आपने सर्फ का एक दाना डाला, सर्फ का एक दाना पानी के अंदर डाला, तो क्या वो झाग बना लेगा? क्या नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, आपको हाई कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। मतलब कि आपको सर्फ के दानों को, पार्टिकल्स को और इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए, इंक्रीज कर दिया, ये इंक्रीज कर दिया, तो क्या अब बना लेगा क्या ये झाग? अभी भी नहीं बनाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपने हाथों से इसको घोलना पड़ेगा। ठीक है, हाथों से नहीं, मतलब कुछ भी सामान हो सकता है आपके घर में जो भी हो, उससे आपको इसको घोलना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप इसको घोलते हो तब जाके क्या होगा? इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, टेम्परेचर में इसके चेंज आएगा, तब जाके ये झाग बनाएगा। ओके, तो ये कंडीशन होती है यहाँ पर। दिस आर नोन एज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर।
टेम्परेचर से मैंने आपको समझा दिया, आपको थोड़ा बहुत उसको घोलना पड़ेगा, इसलिए टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे, वो हो सकता है यहाँ पर क्राफ्ट टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अब वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, और आपको कंसंट्रेशन भी हाई रखनी है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, सीएमसी बोलते हैं। ओके, तो ये नाम दे दिए, काम आपको मैंने बता दिया। अब आपको एसोसिएटेड कोलोइड समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये इसके एग्जाम्पल से यहाँ पर आपको मिशेल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया व्यवस्थित तरीके से। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाएंगे, फिर बनाने के बाद उसको प्योर करेंगे, यही तो करते हैं। जैसे मान लो आपको आपके घर के सामने कोई सिक्का मिला, ठीक है, मान लो आपको 10 रुपये का सिक्का मिला, तो आप क्या करोगे, चलो 10 का सिक्का नहीं मिला आपको, नहीं तो ये तो अलग एग्जाम्पल हो जाएगा, कुछ भी मान लो यार आप लोग अपने हिसाब से, कि आपको अगर कोई चीज़, सबसे पहले तो आपको चीज़ बनानी पड़ेगी, ओके। कोई सी भी चीज़ अगर आप करते हो तो उसको पहले बनाते हो, बनाने के बाद उसको क्या करते हो, प्योर करते हो, ठीक है, उसको शुद्धिकरण करते हो आप लोग, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, बनाने के बाद कुछ इंप्योरिटीज होगी उसको दूर करेंगे अपन, ओके। चलिए तो प्रिपरेशन करते हैं भैया पहले तो। चलिए तो पहली मेथड आती है ब्रीडिंग-ऑक्स मेथड। ब्रीडिंग-ऑक्स मेथड ये बहुत सिंपल टॉपिक है पूरा, ओके, यहाँ पर कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ब्रीडिंग-ऑक्स मेथड समझाता हूं मैं आपको। कोलोइडल सिस्टम ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आपको गोल्ड का बनाना हो, सिल्वर का बनाना हो, कॉपर का बनाना हो, अगर इनका आपको कोलोइडल सिस्टम बनाना है, कोलोइडल सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो आप इस मेथड से बना सकते हो। देखिए होता क्या है इस मेथड में, समझिएगा, यहाँ पर आप सभी को डायग्राम व्यवस्थित दिख रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रोड लेंगे, क्या लेंगे, रोड, समझते हो रोड, ये इस प्रकार से हम रोड लेंगे। ये हमने रोड ले रखी है, किसकी ले रखी है, मान लो आपको गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड की ले लो, ठीक है, अगर आपको गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड की ले लो। उसके अलावा अगर आपको सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर की ले लो, ओके। तो हमने क्या ले रखी है, रोड ले रखी है, ओके। इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इन रोड्स में करंट का फ्लो करवाएंगे, क्या करेंगे, इन रोड में हम करंट का फ्लो करवाएंगे। मान लो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, आपने यहाँ से बैटरी से जोड़ दिया। अब क्या होगा भैया, यहाँ पर पड़ेगी चिंगारी, क्या पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी चिंगारी। अब हमने यहाँ पर पानी डाल रखा है, ये तो आपको दिख रहा होगा, ओके। और आइट साइड हमने क्या रख रखा है, आइट साइड हमने रख रखा है आइस। आइस समझते हो, आइस बात, ओके। यहाँ पर हमने बर्फ रख रखी है। अब बर्फ का काम क्या है आपको समझ में आएगा आगे। तो जैसे यहाँ पर चिंगारी पड़ी तो क्या होगा, इस मेटल के जो भी पार्टिकल्स हैं वो निकलेंगे, निकलने के बाद क्या होगा, अब देखो चिंगारी पड़ी है तो क्या होगा भैया, पानी जो होगा, पानी भाप में कन्वर्ट होने लगेगा। इसलिए हमने क्या करा, इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, पानी का जो टेम्परेचर इसको मेंटेन करने के लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर कूलिंग बात लगा रखी है, मतलब कि हमने बर्फ यूज कर ली है यहाँ पर, ओके। हमने क्या करी, यहाँ पर बर्फ यूज कर ली। बर्फ क्या करेगी, टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर देगी, ठीक है, कंडेंसेशन नहीं होने देगी इसका, ठीक है, इवेपोरेशन नहीं होने देगी, कंडेंसेशन वापस थोड़ी देर में कर देगी, ओके। तो ये काम है आइस का, ठीक है, ताकि चिंगारी पड़ने के बाद हमारा कंडेंसेशन ना हो, इवेपोरेशन हमारा ज्यादा ना हो, ये होता है यहाँ पर। इसलिए हम क्या करते हैं, आइस बात का यूज करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर चिंगारी पड़ेगी, मतलब आर्क पड़ेगी, आर्क जनरेट होगी, उस समय क्या होगा, उस समय जो भी पार्टिकल्स हैं वो नीचे आने लगेंगे और यहाँ पर बैठ जाएंगे। इस प्रकार से आपके पास सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, किसका, इस प्रकार से आपके पास सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, जिसका भी आप, जिस मेटल का भी आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हो, कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है। अभी हमने गोल्ड का बनाना चाहते हैं तो गोल्ड के जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे और इस तरह से आपके पास जो भी सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर हो जाएगा गोल्ड का, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन आपके पास गोल्ड का प्रिपेयर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। द टू मेटल इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम एंड an electric arc is produced between them. Atom of metals evaporize, ठीक है, and then condense together due to the surrounding cooling bath to give colloidal size particles. तो देखो पहले तो क्या हुआ, पहले वेपोराइज हुआ, लेकिन हमारे पास सराउंडिंग में बात रखी हुई है, मतलब कि हमारे पास आइस रखी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कंडेंसेशन हो जाएगा। जैसे ही वेपोरेशन हुआ उसी के बाद जराक में कंडेंसेशन हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये होता है अपना इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन बोल दो या फिर ब्रीडिंग-ऑक्स मेथड बोल दो, इसी नाम से ये आता है, ब्रीडिंग-ऑक्स मेथड नाम से ये आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना टॉपिक है पेप्टाइजेशन, ठीक है। पेप्टाइजेशन में एस भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, ओके। तो इतने समझदार आप सभी हो। तो बात करते हैं पेप्टाइजेशन के ऊपर।
अब देखिए ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ना आपकी स्क्रीन के सामने, पेप्टाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अगर आप किसी समझदार आदमी से पूछने जाओगे कि इस चैप्टर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो वो आपसे जरूर ये बोलेगा कि पेप्टाइजेशन तो इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, टॉप 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के, उनमें ये इंक्लूड होता है। पेप्टाइजेशन उन 3 क्वेश्चन में ये इंक्लूड होता है। ओके, टॉप 3 क्वेश्चन में ये इंक्लूड होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा पेप्टाइजेशन को। चलिए, तो बहुत बात होगी पेप्टाइजेशन के ऊपर। होता क्या है पेप्टाइजेशन में, ये समझते हैं। द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी भी हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ओके, तो ये एक प्रकार की विधि है। ओके, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने की हम क्या करेंगे, हमारे पास है प्रिसिपिटेट। अब आप प्रिसिपिटेट समझते हो या नहीं समझते हो? प्रिसिपिटेट क्या होता है, ये देखिए प्रिसिपिटेट जो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, जो नीचे बैठ जाता है उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, पाउडर के फॉर्म में। मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर कुछ लिक्विड सॉलिड टाइप से कुछ भी है जो कि नीचे बैठा हुआ है। ओके, ये अपने पास प्रिसिपिटेट है, इस लेवल तक अपने पास प्रिसिपिटेट है, उसके अंदर पानी डाला हुआ है। ये पानी डाला हुआ है, पानी का कलर अपन नीला ले लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा फील आएगा। ओके, तो ये पानी है अपने पास, पानी के अंदर अपने पास कुछ सॉलिड टाइप से है जो कि नीचे बैठा हुआ है, जिसको हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं प्रिसिपिटेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाएंगे एक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है भैया, इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे कि अपने पास NaCl है, NaCl के पास पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्रिसिपिटेट नीचे बैठा हुआ है, जो प्रिसिपिटेट नीचे बैठा हुआ है वो क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा, वो प्रिसिपिटेट ऊपर आ जाएगा। और ऊपर आ जाएगा तो फिर वो प्रिसिपिटेट नहीं कहलाएगा, उस समय वो क्या कहलाएगा, वो पार्टिकल सारे ऊपर आ जाएंगे, सॉल्यूशन में ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरी जगह पर ये फैल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, मान लो अपने पास इतना सारा लिक्विड है, तो इसमें सभी जगह पर वो प्रिसिपिटेट के जो भी पार्टिकल्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने प्रिसिपिटेट से किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने प्रिसिपिटेट से कन्वर्ट कर दिया कोलोइडल पार्टिकल्स में। तो इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर जो हम यूज कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वो हर कोई सी इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकती। नहीं तो आप चाहो तो हर कोई सी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लो, नहीं भैया, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर सुटेबल होगी, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो इसको सूट करती है, इस पेप्टाइजेशन को जो सूट करती है इलेक्ट्रोलाइट, उसी को हम यहाँ पर यूज करने वाले। ठीक है, कहानी समझ में आई? क्या हुआ, हमारे पास थे प्रिसिपिटेट, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कोलोइडल सॉल्यूशन में। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे पेप्टाइजेशन। ओके, कैसे कन्वर्ट होगी, जब हम इसमें ऐड करेंगे सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, तो अब डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट। अब फ्रेशली का मतलब क्या है, बिल्कुल तैयार हुई। ठीक है, बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड है वो प्रिसिपिटेट, हमारे पास वो होनी चाहिए। पता चला आपने 2 साल पुरानी प्रिसिपिटेट लेके आ गए और बोला कि इसको कन्वर्ट करके बताओ, नहीं भैया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। ओके, द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन, उसको आप कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हो। कब करते हो, जब आप उसके अंदर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, तो उस समय उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो अब आपको कुछ एग्जाम्पल में याद करवाता हूँ। पहले एक लाइन और पढ़ लेते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। अब जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं उसको बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, पेप्टाइजिंग एजेंट, तो ये भी आप याद रख सकते हो। अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, आप ये एक एग्जांपल याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जांपल तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। देखिएगा, हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट है फेरिक ऑक्साइड का। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड होता है अपना FeOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस, ये होता है आपका फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड के हमारे पास क्या है, प्रिसिपिटेट है, PPT है हमारे पास। तो अगर हमें इसको कोलोइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसमें हम एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, और सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट कौन सी होगी, FeCl3 होगी। ओके, FeCl3 होगी। अरे Fe है यहाँ पर, Fe है, Fe में Cl3 और लगा दो। ठीक है, और इसमें क्या किया था हमने, इसमें क्या किया था हमने, इसमें Fe यूज किया था और साथ में OH होल थ्राइस यूज किया था। आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा? तो आप यहाँ से याद करने का तरीका बन जाएगा आपका। ओके, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल तो आप एक कम से कम एक याद कर ही लेना। तो ये बन गया आपका पेप्टाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। तो भैया हमने बहुत बना लिए कोलोइडल सॉल्यूशन, अब हम इसको प्योर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्योर करेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो पहली मेथड आती है डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस देखते हैं क्या होता है डायलिसिस। देखिएगा,
डायलिसिस प्रोसेस क्या होती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक झोला लेके आएंगे, ठीक है, क्या लेके आएंगे, झोला, झोला झोला लेके आएंगे। देखिएगा यहाँ पर ये हम लेके आएंगे एक झोला, इस प्रकार का एक झोला लेके आएंगे। उसमें क्या करेंगे, उसमें ये मान के चलना है आपको, इस झोले में क्या है, छेद से बोल रहा हूँ मैं, छेद है यहाँ पर, ओके, छोटे छोटे होल्स हैं यहाँ पर, बहुत छोटे छोटे, ओके, बहुत छोटे छोटे यहाँ पर होल्स हैं। अब क्या होगा इस झोले में, ठीक है, इस बैग में क्या करेंगे हम, इस बैग में डालेंगे हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या डालेंगे इसके अंदर, हमने कोलोइडल सॉल्यूशन इसमें भर देंगे अपन, ओके। अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन में इंप्योरिटीज है। अरे इंप्योरिटीज होगी तभी तो हम प्योर करेंगे, ओके। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर इंप्योरिटीज भी है। इंप्योरिटीज किसकी है, ट्रू सॉल्यूशन की इंप्योरिटीज है, ट्रू सॉल्यूशन की इंप्योरिटीज है। मान लो इसमें नमक की इंप्योरिटीज है, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब नमक घोल के रख दिया उसमें आपने क्या कर लिया, आपने कोलोइडल सॉल्यूशन लेके आए, उसमें आपने नमक डाल दिया, ओके। अब आपको क्या करना है, उस नमक को बाहर निकालना है। मतलब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, ट्रू सॉल्यूशन को बाहर निकाल दोगे। तो बहुत सिंपल मेथड है, आप घर पे ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी भर देंगे। ये अपना एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या किया, पानी को भर दिया। अब यहाँ पर एक फ्लो लगाएंगे, मतलब ये एक यहाँ पर छेद करेंगे, एक यहाँ पर छेद रहेगा, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम कुछ भी मोटर वगैरह, अपनी जो मोटर है उसको यहाँ पर सप्लाई लगा देंगे, मोटर की सप्लाई यहाँ से कर देंगे, ओके। मोटर को हम यहाँ पर कस देंगे, ओके। अब मोटर को कसने के बाद मोटर को करेंगे चालू, ओके। ये मतलब पाइप है अपना, तो यहाँ से क्या होगा, पानी फ्लो होगा, ओके, यहाँ से पानी फ्लो होगा और यहाँ पे हम पाइप यूज कर लेंगे और यहाँ से पानी बाहर निकलता रहेगा, ओके। तो पानी यहाँ से जाता रहेगा, पानी का फ्लो होगा, फ्लो की वजह से यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर की वजह से क्या होगा, इस बैग के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, और प्रेशर की वजह से जो भी इसकी इंप्योरिटीज है वो होल से बाहर आने लगेगी, कहाँ पर आने लगेगी, ये आने लगेगी अपने सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके जो नमक का इंप्योरिटीज है वो सारी बाहर आ जाएगी, सारी क्या होगी, बाहर आ जाएगी, ओके। और जो हमारे पास झोले के अंदर बचेगा, बैग के अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी मेथड होती है फिनिश, बस ये इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, जो भी मैंने आपको बताया है सब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड्स बाय डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर थ्रू अ पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। अब आपको एक बात बता दूं मैं, यहाँ पर जो हमने ये बैग ले रखा है ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये जो बैग है वो मिलकर बना हुआ है पार्चमेंट पेपर ले लो या फिर एनिमल मेम्ब्रेन ले लो, ओके। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हो। देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वहां से हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो पास हो जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इस थ्योरी को, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आने वाला है, ओके। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आपको मैंने समझा दिया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस के ऊपर। क्या होता है भैया इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये देखिएगा। अब हमने जो डायलिसिस थी, डायलिसिस को आगे हमने कंटिन्यू करा, देखिएगा वही कंडीशन है, यहां से पानी का फ्लो करवाएंगे अंदर, यहां से पानी का फ्लो करवाएंगे बाहर, ओके, यही करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास दिक्कत क्या थी डायलिसिस में, दिक्कत ये थी कि पानी हम फ्लो करवा रहे थे, उस हिसाब से हमें आउटपुट नहीं मिल रहा था। जो डायलिसिस होती है ना वो स्लो होती है, डायलिसिस काफी स्लो होती है। क्यों होती है स्लो, क्योंकि जो नमक होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम इस बार यूज करेंगे इलेक्ट्रोड। हम क्या यूज करेंगे इस बार, इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। इलेक्ट्रोड हम आइट साइड लगा देंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड यूज कर लेंगे, ओके। अब इसकी वजह से क्या होगा, हम पानी का फ्लो करवाएंगे, पानी का फ्लो करवाने के बाद क्या होगा, मान लो हमारी इंप्योरिटीज किसकी है, NaCl की है, Na+ एंड Cl-। तो अब क्या होगा, जो प्लस वाला है वो इधर जाएगा और जो नेगेटिव वाला है, वेरी सॉरी, यहां पर देखिए, जो प्लस वाला है वो इस साइड जाएगा नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव वाला है वो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ओके। तो इस वजह से क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रोड लगाने की वजह से क्या हुआ, NaCl और Na+ एंड Cl-, इन दोनों का जो मूवमेंट होगा वो काफी तेज हो जाएगा, ठीक है, मूवमेंट काफी तेज हो जाएगा। तो जो डायलिसिस थी उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है यहाँ पर, कि इंप्योरिटीज काफी धीरे धीरे बाहर निकल रही थी, लेकिन हमने जब इलेक्ट्रोड यूज कर ली तब इंप्योरिटीज काफी तेजी से बाहर निकलेगी। आया समझ में, इसलिए इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस को। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है,
जो भी अपना अंदर ट्रू सॉल्यूशन की इंप्योरिटीज है उनको जल्दी से बाहर खींच के लाती है। ओके, तो ये काम होता है इलेक्ट्रोड का। आगे देखिए, तो बस यही है इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर। आगे हम बात करेंगे ब्राउनियन मोशन के ऊपर, ये भी बहुत सिंपल है। ब्राउनियन मोशन के ऊपर हम बात करेंगे। ये देखिए, वो तो शायद हमने टिंडल इफेक्ट ले रखा है तो इसको अपन करेक्ट कर देंगे। यहां पर देखिए ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन में क्या होता है, ठीक है, ब्राउनियन मोशन में क्या होता है, द रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप दैट द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर मूविंग कंटिन्यूअसली इन अ जिगजैग मोशन, दिस मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। देखिए, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया, उन्होंने एब्जॉर्ब किया कि जब उन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, वो मूव करते हैं जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। ओके, ये ऐसे जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन के सामने, ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं अंदर ही अंदर। बस इसी मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन या फिर ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, इसी मूवमेंट को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, इसी मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। कुछ नहीं है, आप ये वर्ड ध्यान रखिएगा, जिगजैग मोशन, बस यही इसकी डेफिनेशन है, अब आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो। इट कैन बी डिफाइंड एज द कंटिन्यूअसली जिगजैग मोशन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन। जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर वो जिगजैग मोशन करते हैं। क्या करते हैं? जिगजैग मोशन करते हैं। और इस मोशन को क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? इसी मूवमेंट को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना काफी है लिखने के लिए, और ये होता है ब्राउनियन मूवमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट की हम बात करेंगे। टिंडल इफेक्ट अपना पीछे छूट गया है, यहाँ पर टाइटल थोड़ा सुधार लेना आप लोग, यहाँ टिंडल इफेक्ट। ओके, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसको पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, क्लास 10th में भी टॉपिक होता है टिंडल इफेक्ट। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर क्या होता है। देखिए, हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं, एक है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, एक है कोलोइडल सॉल्यूशन, एक है सस्पेंशन। ओके, अगर हम लाइट पास करते हैं तो लाइट का जो पाथ होगा वो सॉल्यूशन में नहीं दिखता है, ट्रू सॉल्यूशन में हमें नहीं दिखता है, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में जो लाइट का पाथ होता है वो बिल्कुल आपको दिखता है। लाइट का जो पाथ होता है वो आपको बिल्कुल दिखता है। उसके अलावा सस्पेंशन में भी आपको दिख जाता है, लेकिन हम बात करेंगे कोलोइडल की, कोलोइडल यहाँ पर भी दिख जाता है। ओके, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कोलोइड की। ओके, क्या होता है ना, जब भी लाइट पास होती है तो जो कोलोइडल के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को तितर बितर कर देते हैं, अपने से दूर भेजते हैं। टकराने के बाद लाइट स्कैटर हो जाती है। ओके, किससे टकराने से? कोलोइडल पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट स्कैटर हो जाती है। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, स्कैटर, ठीक है, तितर बितर हो जाना। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टिंडल इफेक्ट। ओके, टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? लाइट को स्कैटर कौन करता है? तो आप क्या बोलोगे? कोलोइडल पार्टिकल्स करते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स? तो क्या बोलोगे? कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो सोल और सॉल्यूशन एक ही बात है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप डेली लाइफ में भी इसका एग्जांपल देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसका एग्जांपल है, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड सी वाटर इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल डस्ट पार्टिकल्स। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, तो ये अपना फिनिश हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन 2 नंबर का यहां से नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट जब आप आगे पढ़ोगे, मतलब कि आगे जब आप पढ़ोगे जो अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा इसमें ये कॉन्सेप्ट काम आता है। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं क्या होता है यहां पर देखिए, ऑल पार्टिकल्स इन अ गिवन डिस्पर्जन कैरी सेम चार्ज एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में, मतलब यही है कि मान लो अपने पास एक कंटेनर है, ये मान लो हमारे पास एक कंटेनर है। ओके, कंटेनर में क्या करें? अब कंटेनर में अपने पास मान लो कि अपने पास कोलोइडल सॉल्यूशन है। क्या है अपने पास? कंटेनर के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन है। यहां पर लिख देते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन की स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार, सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन। अब देखिएगा क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो कोलोइडल पार्टिकल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है,
कोलोइडल पार्टिकल्स जितने भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, जितने भी आप बना सको उतने बना लो। ओके, इनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। हो सकता है कि इस पूरे कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर या तो सभी के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव हो, सभी के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या फिर सभी के ऊपर क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। सभी के ऊपर बोल रहा हूं मैं, सभी के ऊपर पॉजिटिव होगा या सभी के ऊपर नेगेटिव होगा। देखो, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो इनसे फायदा क्या है, नुकसान क्या है? नुकसान वगैरह तो कुछ नहीं है। अब देखिए, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। और आप जानते हो, हमने जब प्रिसिपिटेट के बारे में बात करी थी, प्रिसिपिटेट के अंदर क्या होता है, जो भी अपना कंपाउंड होता है वो नीचे बैठ जाता है। ओके, नीचे बैठ जाता है। नीचे कब बैठेगा, जब सामने वाले के पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो। अगर इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता तो ये सभी क्या बना लेते, प्रिसिपिटेट बना लेते। इसीलिए कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? बस यही बताना चाह रहा हूं आप लोगों को मैं यहाँ पर। ओके, थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो नोट्स अवेलेबल है एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर, आप वहां पर देख सकते हो। ऑल पार्टिकल्स इन अ गिवन डिस्पर्जन कैरी सेम चार्ज, एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपको काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस और केटाफोरेसिस। क्या मतलब है इसका? मान लो आपके पास एक यू शेप की ट्यूब है, एक यू शेप की ट्यूब है, यूट्यूब नहीं है, ये यू ट्यूब है। ओके, यू शेप की ट्यूब है आपके पास। अब क्या हुआ, उसके अंदर है कोलोइडल सॉल्यूशन। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है कोलोइडल सॉल्यूशन। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। कोलोइडल सॉल्यूशन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स भी इसके अंदर होंगे। अब आपने क्या किया, आपने समझदारी से इसके अंदर दो रोड लगा दी। एक लगा दी पॉजिटिव रोड, एक लगा दी नेगेटिव रोड। अब क्या हुआ, आपने ये देखा कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, उनका मूवमेंट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उन सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अरे नेगेटिव चार्ज इन सभी के ऊपर, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, क्यों जाएंगे, क्योंकि इन सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ये सिद्ध करता है कि सभी कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज होता है, तभी तो ये मूवमेंट करते हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। बस ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है? तो लिखोगे कैसे आप लोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस को, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हो, ठीक है, तो उस समय कोलोइडल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी को केटाफोरेसिस भी बोला जाता है। केटाफोरेसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं कोगुलेशन के ऊपर। क्या होती है कोगुलेशन? चलिए आगे देखते हैं कोगुलेशन को। अगला टॉपिक है हमारा कोगुलेशन। तो क्या होती है कोगुलेशन? द स्टेबिलिटी ऑफ लियोफिलिक कोलॉइड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। देखिए, ये बात हम सभी जानते हैं कि जो लियोफिलिक कोलॉइड्स होती है, ओके, उनकी स्टेबिलिटी का रीज़न क्या होता है, उनके ऊपर चार्ज। ओके, द स्टेबिलिटी ऑफ लियोफिलिक कोलॉइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। अगर इस चार्ज को हम रिमूव कर दें, समझिएगा इस चीज़ को, अगर हम इस चार्ज को रिमूव कर देते हैं, जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, अगर हमको रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए, मान लो इसके ऊपर ये चार्ज है, अगर किसी तरह से हमने इस चार्ज को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, ये प्रिसिपिटेट बना लेगा। ओके, ये बात आप सभी जानते हो। अब इसी चार्ज को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट होता है प्रिसिपिटेशन के। हमने प्रिसिपिटेशन पढ़ा था, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमारे पास प्रिसिपिटेट था। ठीक है, प्रिसिपिटेट को हमने किस में कन्वर्ट किया था, कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया था। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को कन्वर्ट करेंगे, किस में, कोलॉइडल पार्टिकल को कन्वर्ट करेंगे प्रिसिपिटेट में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही मेथड है हमारी, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कोगुलेंट। ठीक है, हम कोगुलेंट ऐड करेंगे, इसके अंदर कोगुलेंट ऐड कर देंगे। मान लो हमारे पास ये सभी नेगेटिव चार्ज है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो चार्ज होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, उनके ऊपर सेम चार्ज होता है। मान लो सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो बताओ आप इसमें क्या ऐड करोगे कि ये सारे नीचे बैठ जाए, आप इसमें पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दोगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, कोगुलेशन इज डिफाइंड एज द प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल्स
ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ चार्ज एसोसिएटेड विद द कोलोइडल पार्टिकल्स। जैसे ही आप कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर से चार्ज को रिमूव कर दोगे, ठीक है, उस समय उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा कोगुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोगुलेशन। अगला जो सिंपल सा रूल आता है वो है हार्डी सुलजे रूल। ठीक है, हार्डी एंड सुलजे रूल, हार्डी एंड सुलजे रूल बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। छोटी सी बात इन्होंने बताई है। पहला इन्हें 2 पॉइंट बताए हैं, वैसे तो 2 पॉइंट बताए इन्होंने, लेकिन सिंपल से 2 पॉइंट है। चलो देख लेते हैं। आफ्टर कंडक्टिंग डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट ऑन कोगुलेशन, हार्डी एंड सुलजे डिडक्टेड द फॉलोइंग कंक्लूजन। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोगुलेशन के ऊपर उन्होंने ये बताया है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, बहुत ईजी है ये, बहुत ज़्यादा ईजी। आप खुद सोचोगे कि यार ये क्या एक्सपेरिमेंट दिया इन्होंने, क्या ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, ये तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल है। देखिएगा, सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई, द आयंस कैरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज अपोजिट टू द कोलोइडल पार्टिकल्स। कि मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स है। ओके, कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स है। मान लो इसके ऊपर, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हमें पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है, तो अब हमें अगर इसका कोगुलेशन करवाना है तो हमें इसमें नेगेटिव चार्ज डालना पड़ेगा। बस ये बताया था इन्होंने पहले पॉइंट में। बताओ कितना ईजी है ये, तो बच्चे बच्चे को पता है कि पॉजिटिव है, इसको अगर सेटल डाउन करवाना है तो हमें नेगेटिव चार्ज डालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट में उन्होंने यही बताया। द आयंस कैरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज अपोजिट टू द कोलोइडल पार्टिकल्स, ओके, आर इफेक्टिव इन कॉजिंग द कोगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड आर कॉमनली टर्म्स एट इफेक्टिव आयन। और उन्हीं को उन्होंने क्या बोल दिया, उन्हीं को उन्होंने बोल दिया इफेक्टिव आयंस। ओके, तो आपको जस्ट अपोजिट चार्ज यूज करना है। ठीक है, जस्ट अपोजिट चार्ज यूज करना, जैसे पॉजिटिव हो तो नेगेटिव यूज करना, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव यूज करना है। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया। दूसरा पॉइंट भी बहुत सिंपल है, कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ आयंस कॉजिंग कोगुलेशन। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये कितना ईजी है। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, मैं आपसे बोलता रहता हूँ बार बार कि आपके पास कंटेनर है, कंटेनर है। चलो इस बार मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, मेरे पास एक कंटेनर है, ये रहा है कंटेनर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन डला हुआ है। ठीक है, तो कोलोइडल पार्टिकल्स भी होंगे। अब कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब आपको करवाना है इसका कोगुलेशन, तो आप क्या डालोगे इसके अंदर, ये बात तो आपको भी पता है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डालना पड़ेगा। ओके, तो आपको पॉजिटिव चार्ज कौन सा डालना है, अगर आपके पास ऑप्शन रखा हो, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आपके पास Al3+, एक है आपके पास बेरिलियम 2+, एक है आपके पास Na+। ठीक है, आप क्या डालोगे इसके अंदर, आप डालोगे वो वाला पॉजिटिव चार्ज जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। तो आप बताइए इनमें से आप क्या यूज़ करोगे, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो आप ये यूज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करना है, हम तो यही चाहते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज हमें मिले उतना अच्छा हमारे लिए। ओके, तो हम उसी को यूज़ करेंगे जिसकी पावर, ठीक है, इसको क्या बोलना चाहिए, वैलेंसी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम कितनी वैलेंसी बनाता है, जितने इसके ऊपर चार्ज होता है। जैसे Na है तो Na 1 वैलेंसी बनाएगा, बेरिलियम 2 बनाएगा, एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी बनाएगा। तो यहीं पर ये बात लिखी गई है सेकंड पॉइंट में। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर फिर से ले जाता हूँ आप लोगों को। कोगुलेटिंग पावर ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ आयंस कॉजिंग कोगुलेशन। ठीक है, द अबोव 2 कंक्लूजन आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्डी सुलजे रूल। बस ये बताया गया था इन्होंने हार्डी सुलजे रूल में। अब देखते हैं अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो है अपना गोल्ड नंबर, जो है अपना गोल्ड नंबर। तो समझेगा गोल्ड नंबर को, द लिस्ट क्वांटिटी ऑफ एडेड प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन अ मिलीग्राम which is just sufficient to protect the coagulation of 10 ml of standard gold salt by rapid addition of 1 ml of 10% NaCl। कुछ समझ में तो आया नहीं होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए जो गोल्ड नंबर होता है वो बहुत से स्टूडेंट को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगा। सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं आपको ये बताता हूँ। देखिए हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर ले रखा है एक स्टैंडर्ड गोल्ड सोल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, हमने स्टैंडर्ड गोल्ड सोल ले रखा है कंटेनर के अंदर। ठीक है, कंटेनर के अंदर ले, कंटेनर भी आप लोगों के लिए बना लेता हूँ मैं। ये आपका एक कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर के अंदर आपने क्या ले रखा है, 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल इसके अंदर ले रखा है। अब आप क्या कर रहे हो, देखिएगा अब आप क्या करना चाह रहे हो। अब इसमें आप 1 ml ऑफ 10% NaCl, 1 ml ऑफ 10% NaCl, 10% NaCl का 1 ml आप इसमें डालते हो। अब ये क्या कर रहे हैं आपको थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल था। अब मान के चलो बस कि हमारे पास 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल था
था भैया हमारे पास, उसमें हमने क्या किया, हमने 1 ml 10% NaCl का डाल दिया इसके अंदर। अब इससे क्या हुआ, अब इससे ये होगा कि इसका कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर गोल्ड के सोल्स है उनका क्या होगा, कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कोगुलेशन से क्या होगा, कोगुलेशन से ये प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि इस वजह से ये प्रिसिपिटेट होने से बच जाए। ठीक है, हो क्या रहा है समझो फिर से। 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल हमारे पास है, हमने उसमें क्या किया, 1 ml 10% NaCl डाला। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो पार्टिकल्स थे, जो हमारे पास गोल्ड सोल के पार्टिकल्स थे, कोलोइडल पार्टिकल्स, वो प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। तो अब हम क्या चाह रहे हैं, इसको बचाना चाह रहे हैं, क्या किसी तरह से इसको बचा ले। देखो मार भी हम रहे हैं और बचा भी हम रहे हैं। पहले तो हमने जानबूझकर कोगुलेशन करवाने की कोशिश करी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे लियोफिलिक कोलोइड, प्रोटेक्टिव कोलोइड भी इसको बोला जाता है। लियोफिलिक कोलोइड को हम इसमें डालेंगे। अब ये क्या करेगा, लियोफिलिक कोलोइड इसको बचाएगा। लियोफिलिक कोलोइड इसको कोगुलेशन होने से बचाएगा, मतलब कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। पहले तो हमने क्या किया, खुद से कोगुलेशन करवाने की कोशिश करी, और फिर क्या किया कि अब इस कोगुलेशन को कौन बचाएगा, तो कौन खड़ा हुआ बचाने के लिए, आया प्रोटेक्टिव कोलोइड शक्तिमान बन के। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोलोइड आया और इसने इसको बचा लिया। तो इस समय हम क्या बोलेंगे कि जितना अच्छा हमारे पास लियोफिलिक कोलोइड होगा उतना अच्छी तरह से हमारे पास कोगुलेशन बच जाएगा। ठीक है, कोगुलेशन होने से बच जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट होता है गोल्ड नंबर का। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है गोल्ड नंबर का। स्टैंडर्ड गोल्ड सोल ले रहे हैं इसलिए हम इसको बोलेंगे गोल्ड नंबर। और देखिएगा, लियोफिलिक कोलोइड, मान लो हमारे पास लियोफिलिक कोलोइड, अपने पास मान लो 5 प्रकार के लियोफिलिक कोलोइड है, और एक लियोफिलिक कोलोइड ऐसा है उसमें से अगर उसका 1% क्या 0.0001% भी अगर उसमें डाल दें तो वो इसको बचा लेगा। तो जितना कम हमें लियोफिलिक कोलोइड यूज़ करना पड़े, ठीक है, जितना कम हमें लियोफिलिक कोलोइड यूज़ करना पड़े गोल्ड सोल को बचाने के लिए, हमारे लिए तो उतना अच्छा है ना कि कम यूज़ करेंगे तो जल्दी बच जाएगा। तो इससे हम चेक करते हैं प्रोटेक्टिव पावर। ठीक है, प्रोटेक्टिव पावर चेक करते हैं लियोफिलिक कोलोइड्स की। आया समझ में, ये होता है कॉन्सेप्ट। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, सबसे पहले हमने 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल लिया। मान लो आपके घर में सोना बहुत है, आपने क्या करा, उस सोने का स्टैंडर्ड गोल्ड सोल बना लिया। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसमें 10% NaCl डाल रहे हो, 1 ml ऑफ 10% NaCl डाल रहे हो। ये थ्योरी आप याद कर लेना, 1 ml ऑफ 10% NaCl आपने डाल दिया इसके अंदर। इससे क्या हुआ, कोगुलेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन अब क्या चाह रहे हो कि इस कोगुलेशन को बचाएगा कौन, बचाने के लिए हाथ किसने खड़ा किया, लियोफिलिक कोलोइड ने खड़ा किया कि मैं इसको बचाऊंगा। तो बस जो अच्छे से बचा लेगा उसको हम क्या बोलेंगे कि तू प्रोटेक्टिव पावर रखता है, तेरे पास प्रोटेक्टिव कोलोइडल पावर है। बस ये हम यहाँ पर सिद्ध करना चाह रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में, बस यही होता है गोल्ड सोल। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक बात और लिखी जाती है कि जितने उसका गोल्ड नंबर कम होगा उतना अच्छा उसका प्रोटेक्टिव पावर होगा। यहाँ पर देखो ना, मैंने आपको यही तो समझाया था। चलो अपन यहाँ पर ले लीजिए। तो जो हम प्रोटेक्टिव कोलोइड ले रहे थे, अगर उसकी कंसंट्रेशन हम बहुत कम ले रहे हैं, 0.005, इतना अगर हम यूज़ करेंगे जिलेटिन का अगर 0.005 भी आप यूज़ करते हो तब भी वो कोगुलेशन होने से बचा लेगा। और स्टार्च का हमें कितना यूज़ करने पड़ेगा, स्टार्च हमें 25 गोल्ड नंबर यूज़ करना पड़ेगा इसका। तो बताओ कौन अच्छा है, हमारे लिए तो ये अच्छा है ना, जितना कम में वो यूज़ हो जाए, जितना कम हमें लेना पड़े कोगुलेशन होने से बचाने के लिए, वो उतना अच्छा है। तो जिलेटिन अच्छा होता है। क्या एग्जाम में ये आएगा, नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। ओके, अगर आप याद करना चाहो तो जिलेटिन का याद कर लेना, इतना काफ़ी है। चलिए आगे हम देखते हैं। हमारे चैप्टर में लास्ट टॉपिक यही आता है। देखिए, जो आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे। जैसे मिट्टी को मिट्टी में मिला दो, फिर हम क्या करेंगे, मिट्टी को लिक्विड में मिलाएंगे। समझो इस चीज़ को, ये टॉपिक किस तरह से आपको समझना है। इधर हमने ले रखा है डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पर हम इसको कलर चेंज करके बनाते हैं। ये हमने ले रखा है डिस्पर्जन मीडियम, ये हमने ले रखा है डिस्पर्जन फेस। समझते हो, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेस। सॉलिड मतलब कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट समझ जाओ। एक तरफ हमने सॉल्यूट ले रखा है, डिस्पर्जन फेस जिसको बोल रहे हैं, और डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। ओके, तो हम सॉल्वेंट के अंदर क्या मिलाएंगे, सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूट मिलाएंगे, ये मिलाएंगे अपन इसके अंदर। ओके, तो क्या होगा, सॉलिड क्या मिलाएगा, सॉलिड सोल बनाएगा। सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोल बन जाएगा। सॉलिड लिक्विड को हम बोलते हैं सोल। सॉलिड के अंदर गैस, सॉलिड को हम अगर गैस के अंदर मिलाते हैं, ठीक है, सॉलिड को अगर हम गैस के अंदर मिलाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एरोसोल बन जाएगा। तो ये टॉपिक आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़िएगा, याद करिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके,
मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ थोड़ा सा कि हम क्या करने वाले हैं। ये हमारे पास डिस्पर्जन फेज है, फेज को हम मिलाते हैं मीडियम के अंदर। ओके, फेज को हम मिलाते हैं मीडियम के अंदर, तो इनको सबको हम इसमें मिलाएंगे, सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, फिर सॉलिड को गैस में मिलाएंगे, इस तरह से हम चलाने वाले हैं। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को कवर करते हैं एंड। अगर कोई डाउट आपका रहता है तो चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैट बॉक्स हमारे सामने यहाँ पर है, आपके सामने कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। ओके, तो करते हैं वीडियो को एंड।